अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के प्रोग्राम डेली करंट अफेयर एनालिसिस में। तो चलिए देखते हैं क्या हैं आज की खास खबरें और वो खबरें कैसे इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के लिए, उस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहली जो खबर है हमारी आज की, जो जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है जीनो ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड। आपको पता होगा कुछ दिनों से जो है ये न्यूज़ फॉलो हो रही थी, ठीक है। तो इसको आज हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे कि जो पिग टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ है उसके ऊपर, उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, कि जिससे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं या कौन सा ऐसा एरिया है जहां से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जीएस पेपर 3 का तो टॉपिक है ही ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन और उससे रिलेटेड इश्यूज को आज हम देखेंगे। हुआ ये है कि हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन ने अनाउंस किया कि उन्होंने सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया है अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट into a patient with severe ailments and that patient was a human being, ठीक है। तो एनिमल टू ह्यूमन बीइंग ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स जो हैं वो एक सक्सेसफुल तरीके से परिपूर्ण किए गए हैं, उसी की रिलेटेड ये न्यूज़ हमारी है। सबसे पहले यहाँ पर इस न्यूज़ को समझने से पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो ये टर्म है बेसिकली जीनो ट्रांसप्लांटेशन, इस टर्म को समझना, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी का फेवरेट एरिया होता है जहां यूपीएससी पूछता है रिसेंटली सीन इन न्यूज़ दिस टर्म जीनो ट्रांसप्लांटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो देखो, जीनो ट्रांसप्लांटेशन जो है, या इसे हम दूसरी भाषा में या दूसरी इजी लैंग्वेज में ट्रांसप्लांटिंग एनिमल भी कहते हैं, एंड दैट ट्रांसप्लांटेशन इज अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज। जरूरी नहीं है कि एनिमल टू एनिमल हो, ह्यूमन टू ह्यूमन हो, बट एनिमल टू ह्यूमन भी हो सकता है, ठीक है। और ये सबसे पहले सर्वप्रथम पहली बार ये ट्राई किया गया था ह्यूमंस में इन 1980s, ठीक है। काफ़ी पहले की बात है, 1980s में इसका ट्रायल हुआ था और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अबेंडन कर दिया गया था आफ्टर द फेमस केस ऑफ अमेरिकन बेबी फे who was born with a congenital heart defect and received a baboon heart in 1984, ठीक है। तो ये इसके बाद से जो है इसको अबेंडन कर दिया गया था। हालांकि जो पिग हार्ट वॉल्व्स होते हैं उनको यूज़ किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से, ठीक है। लगभग यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से मोर देन 50 ईयर्स से जो है पिग हार्ट वॉल्व्स को यूज़ किया जा रहा है फॉर रिप्लेसिंग डैमेज्ड वॉल्व्स इन ह्यूमंस, ठीक है। आप सुने होंगे अक्सर जो है जब आप जाते हो डॉक्टर के पास या किसी फैमिली मेम्बर को लेकर जाते हो, तो एक तो होती है हमारी बाईपास सर्जरीज, राइट, जो कि हार्ट को लेकर के की जाती है जब हार्ट में ब्लॉकेजेस होती हैं। तो दूसरी होती है जो वॉल्व्स डैमेज हो जाते हैं, जो बोला जाता है इसको आम लैंग्वेज में, अगर आप इसको देखोगे तो इसको लोग बोलते हैं कि जाल जो है जिसमें हार्ट प्लेस किया जाता है वो खराब हो गया, बट देन दैट इज ऑब्वियसली द लेमैन टर्म। अगर हम कायदे से बात करें तो जब ह्यूमन हार्ट का वॉल्व डैमेज हो जाता है तो उसे रिप्लेस कराना पड़ता है और ये रिप्लेसमेंट होती है पिग हार्ट वॉल्व से, ठीक है। और आजकल देखा जा रहा है कि ऑर्गन्स जो हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड किए गए पिग से जो है लिए जा रहे हैं और उनको जो है यूज़ किया जा रहा है टू मीट ऑर्गन शॉर्टेज, क्योंकि दुनिया में जो है ऑर्गन शॉर्टेज की बहुत बड़ी समस्या है। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स होते हैं उनके ऑर्गन्स को यूज़ किया जा रहा है ट्रांसप्लांट करने के लिए, ठीक है। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब यहाँ पर यही है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज टर्म याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पर जो है आपसे गेम करेगा यूपीएससी। एक लाइन सिंपल देगा कि भाई जीनो ट्रांसप्लांटेशन का क्या मतलब है, और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन देगा ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन्स, ट्रांसप्लांट
ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, या ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन अमंग या अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन परस्यू ही क्यों किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे पास मॉडर्न साइंटिफिक सपोर्टर्स हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए जीनो ट्रांसप्लांटेशन के पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं सोसाइटी में। ठीक है, और जितने भी जो रिस्क हैं जो कि नॉर्मली रहते हैं उनको जो है जीनो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू हटाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। ठीक है, और इसलिए जीनो ट्रांसप्लांटेशन एक मॉरल चॉइस भी हो जाती है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि बहुत सारे नन ऑफ द मेजर रिलीजन्स जो हैं उन्होंने किसी ने भी इन जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग ऑर्गन्स के लिए जो है प्रोटेस्ट नहीं किया है। ठीक है, मतलब कि जैसे क्या होता है, कई बार जब एनिमल का आप कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट लेते हो तो लोग वहाँ पर रिलीजन के इशू को बीच में ला देते हैं और कहते हैं कि ये भाई हमारे यहाँ अधर्म माना जाता है या ये हमारे धर्म के अंदर जो है अलाउड नहीं है, जैसे कि तो इस पर्टिकुलर जानवर की कोई भी ऑर्गन्स हम यूज़ नहीं करेंगे, हमारे यहाँ अच्छा माना जाता है, बुरा माना जाता है, इन चीज़ों को लेकर के बातें उठती हैं। लेकिन इस ट्रांसप्लांटेशन में ये हुआ है कि मेजर रिलीजन्स ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया है, किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया है इन जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग ऑर्गन्स को लाइफ सेविंग ट्रांसप्लांटेशन में यूज किए जाने से। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा सवाल उठता है कि आखिर इन पिग्स को जेनेटिकली इंजीनियर्ड या मॉडिफाई कैसे किया जाता है। तो उसके लिए भी एक पूरी प्रोसेस का तरीका है। होता यह है कि जो डोनर पिग होता है उसको अप टू 10 जेनेटिक मॉडिफिकेशंस जो हैं उसको दी जाती हैं। ठीक है, 10 बार जो है उसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन के तहत गुजरना पड़ता है, जिसके थ्रू जो जीन्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड रिजेक्शन ऑफ फॉरेन ऑर्गन्स, ठीक है, ऐसे जीन्स जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं जो रिजेक्ट कर देते हैं उस ऑर्गन को अडॉप्ट करने से, उन जीन्स पर काम किया जाता है। ठीक है, और ऐसा इस तरीके से उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है कि ह्यूमन ऑर्गन्स जो है जब हम उसको प्लेस करें ह्यूमन ऑर्गन में, या जो एनिमल का ऑर्गन है उसको जब हम ह्यूमन बॉडी में प्लेस करें तो वो नॉकआउट ना हो, वो रिजेक्ट ना हो और वो उसको अडॉप्ट कर ले। ठीक है, 4 पिग जीन्स जो हैं वो हटाए जाते हैं और उसके बदले 6 ह्यूमन जीन्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। 4 पिग जीन्स हटाए जाएंगे, 6 ह्यूमन जीन्स ऐड किए जाएंगे। इसका नंबर चेंज करके आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, जो गर्ल सेफ पिग्स होते हैं या ऐसे पिग्स जो कि अंडरगॉन होते हैं एडिटिंग के, ठीक है, जीन एडिटिंग जिनकी की जाती है, उनके लिए जो है एक जीन कोड भी होता है। ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है अलग अलग जगह पे। जैसे अल्फा गल जो है वो शुगर मॉलिक्यूल है, उसका यूज़ किया जाता है। ओके, और ये अल्फा गल जो है इसका क्या काम होता है, तो दिस कैन इलिसिट अ डिवास्टेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स इन ह्यूमंस। ठीक है, और गर्ल सेफ पिग्स जो होते हैं उनके ऊपर प्रॉपर जो है रिसर्च किया गया है, उनके ऊपर प्रॉपर स्टडी की गई है और फिर उसे अप्रूव किया है किसने, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो एफडीए है यूएस का, उसने फार्माकोलॉजी में उसको स्टडी करने के, रिसर्च करने के उपरांत उसको अप्रूव किया गया है। ठीक है, तो ये तरीका होता है प्रॉपरली जो पूरा पिग का जेनेटिकली इंजीनियरिंग की जाती है उसका। ठीक है, दूसरी हमारी जो आज की खबर है वो है फिलीपींस से रिलेटेड। हुआ ये है कि फिलीपींस ने अप्रूव किया है ब्रह्मोस मिसाइल को। ठीक है, जीएस पेपर 3 का जो है अगेन टॉपिक है, डिफेंस वाला टॉपिक है ये। हुआ ये है यहाँ पर भी कि अपने पहले एक्सपोर्ट ऑर्डर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो ऑर्डर था उसमें फिलीपीन ने अप्रूव किया है $374.96 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, जिसके तहत वो परचेज करेंगे शोर बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट ऑफ द मिसाइल फ्रॉम नन अदर देन हमारा देश इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्रह्मोस मिसाइल को समझ लेते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम है वो 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन से आया है। पहला ब्रह्मपुत्रा का ब्रह और मोस्कावा रिवर का मॉस। ठीक है, तो ब्रह्मोस इस तरह इसका नाम पड़ा और ये जो है डिज़ाइन किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस, ये जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है किसकी, डीआरडीओ और मैशिनो ट्रोयनिया का
कि जो है ये दो कंपनीज ऐसी हैं, दो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिनका जॉइंट वेंचर है, ठीक है। और DRDO इंडिया से है और मैशिनो स्ट्रेनिया जो है ये रशिया की कंपनी है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये 2 स्टेज मिसाइल है, ये ध्यान रखिएगा, 2 स्टेज मिसाइल है जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर यूज किया जाता है पहले स्टेज पे और दूसरे स्टेज पर लिक्विड रैमजेट यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके 2 स्टेज मिसाइल का भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्रूज मिसाइल जो होती हैं जैसे कि ब्रह्मोस है, ये एक पर्टिकुलर सिस्टम पर काम करती हैं और वो सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम होता है स्टैंड ऑफ रेंज वेपन्स का सिस्टम, ठीक है। स्टैंड ऑफ रेंज वेपन सिस्टम उनको हम कहते हैं, जिसके अनुसार वो फायर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर रेंज से एक पर्टिकुलर सफिशिएंट रेंज तक, और वो अलाउ भी करता है अटैकर टू इवेड डिफेंसिव फायर फ्रॉम दी एडवर्सरीज, ठीक है। वो न सिर्फ फायर करता है बल्कि वो अलाउ भी करता है अटैकर को कि वो वहां से इवेड करे डिफेंसिव फायर को, ओके। दूसरी चीज, ऐसे वेपन्स जो हैं आर्सेनल में वो ज़्यादातर मिलिट्रीज, जो दुनिया की ताकतवर मिलिट्रीज हैं उनके पास अवेलेबल है। तो ब्रह्मोस जो है अपने आप में एक स्पेशल हम कह सकते हैं एक स्पेशल वेपन है, एक स्पेशल हथियार है, ठीक है। और ये भी है कि जो प्रपोजल है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का फॉर द शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, उसको जो है एक्विजिशन जो है उसका वो फिलीपीन नेवी करेगी विद अ करस्पॉन्डिंग प्राइस प्रपोजल इन द अमाउंट ऑफ, जो मैंने आपको ऊपर बताया, $374.96 मिलियन डॉलर्स का जो अमाउंट है, ठीक है। और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ें थी फिलीपीन से रिलेटेड। थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। कैपेसिटी की बात करें अगर हम ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फ्लाई कर सकती है एट अ स्पीड ऑफ 2.8 मैक। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे अक्सर स्पीड पूछ देता है या इससे ज़्यादा या कम की भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये जो स्पीड है 2.8 मैक, ये है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, ओके। और इतना ही नहीं, ये एक मुख्य वेपन है, एक मेन वेपन है इंडियन नेवी वॉरशिप्स का भी, जिसे डिप्लॉय भी किया गया है बहुत सारी जगहों पर। और अगर देखें तो एक अंडर वाटर वर्जन की अगर हम बात करें तो वो भी डेवलप किया जा रहा है इस पे, जिसे न सिर्फ सबमरीन्स के उसमें जो है यूज़ किया जाएगा बल्कि उसे एक्सपोर्ट के लिए भी हम देंगे टू आवर फ्रेंडली नेशंस, ठीक है। और जो वेरियस वर्जन्स आते हैं इसके अंदर, तो ब्रह्मोस का वर्जन जो है वो टेस्ट किया जाता है it gets tested basically to have an extended range of around 400 kilometers, कम से कम 400 किलोमीटर की रेंज जो है वो कंपेयर करे। और इससे जो पहले वाला जो इनिशियल रेंज था उसमें लगभग 290 किलोमीटर की रेंज जो है वो तय की गई थी इसके द्वारा, ठीक है। और इसीलिए जो है अलग अलग रेंजेस के लिए जो है इसको टेस्ट किया जाता रहता है कि और जो नए वर्जन्स हमारे पास निकल कर आ सकें। और बहुत सारे जो वर्जन्स हैं जिन्हें फायर किया गया है लैंड से, वॉरशिप से, सबमरीन से, सुकोई 30 फाइटर जेट से, उन्हें भी डेवलप किया जा रहा है और सक्सेसफुली हमने उनको पास्ट में टेस्ट भी किया हुआ है समझने के लिए कि भाई ये हैं कि नहीं। और वो बहुत सारे उनमें से मैक्सिमम जो हैं वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। और इतना ही नहीं, जो अर्लीस्ट वर्जन है इस शिप का जो कि ब्रह्मोस में के रूप में लॉन्च किया गया था, वो लैंड बेस्ड सिस्टम में लॉन्च किया गया था। किसमें? लैंड बेस्ड सिस्टम में लॉन्च किया गया था। और आज की डेट में सर्विस में भी उसको रखा गया है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, दोनों में ही। इंडियन नेवी में 2005 से लगभग वो सर्विस में है और इंडियन आर्मी में 2007 से, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखिए मैं आपको इतनी सारी जानकारी इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि कब कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्विस्ट टर्न करके दे रहे ये हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, इसलिए हम एटलीस्ट अगर इसको समझ लेंगे तो हमारे ध्यान में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो है वो इंडिया चाइना के बाइलेटरल ट्रेड से रिलेटेड है, जिसने की जो एक वाकई काबिले तारीफ जो एक लिमिट है $125 बिलियन की 2021 में उसको क्रॉस किया है, ठीक है। आपको पता होगा कि चाइना जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, राइट। और मेजर कमोडिटीज़ जो हम एक्सपोर्ट में लाते हैं और जो चाइना को भी दी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? कमोडिटीज़ की बात करें अगर हम मेजर एक्सपोर्ट वाली, तो वो हैं कॉटन, जेम्स, प्रीशियस जेम्स, मेटल्स, कॉइन्स, कॉपर ओर्स, ठीक है, स्लैग, ऐश, ऑर्गेनिक केमिकल्स, सॉल्ट, सल्फर स्टोन एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम इंपोर्ट की बात करें जो कि चाइना से इंडिया में लाई जा रही हैं,
ठीक है, तो वहाँ पर आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो कि हाईएस्ट हैं, ठीक है, देन मशीन्स, देन इंजन्स, देन पंप्स, देन ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर, आयरन एंड स्टील, ठीक है, प्लास्टिक्स हो गए, आयरन स्टील प्रोडक्ट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, शिप बोट्स हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई या फिर टेक्निकल इक्विपमेंट्स हो गए। तो इन दोनों ही कमोडिटीज को अगर आप देखें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, तो इनको मिला करके जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है 2021 में 2021 में, वो लगभग 125 बिलियन डॉलर्स का हुआ है, ठीक है। और अगर हम देखें कि क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, थोड़ा सा उसको हम और समझते हैं बेसिकली, ठीक है। तो 2021 में एक तरह से बूम हुई है, एक तरह से इंक्रीज आया है इस पूरे टोटल बायलैटरल ट्रेड में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और 2019 की अपेक्षा अगर दिया जाए तो कहा गया है कि वैल्यू जो है वो जंप की है। 2019 में हमारी वैल्यू थी 92.8 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। और इस बार जो है आपके सामने ही है क्या है रिजल्ट्स, पिछले एक पूरे साल में किस प्रकार से जो पूरा डेटा एक्सीड किया गया है वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, इंडिया और चाइना के ट्रेड की जब हम बात करते हैं 2021 में, जिसे बोला जा रहा है कि भाई 125 बिलियन डॉलर जो है वो क्रॉस किया है, तो इंपोर्ट्स जो कि चाइना से आए हैं हमारे पास वो नियरली 100 बिलियन डॉलर्स के तादाद में है, ठीक है। और इससे जो है एक लगातार जो है अंडरलाइन की गई है एक डिमांड फॉर अ रेंज ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी कि हम 100 बिलियन डॉलर की चीज़ें तो उनसे ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, और वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली मशीनरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और जो ये पूरा हमारे पास डेटा है, अगर हम इस डेटा को देखें तो इनकी जो मुख्य हाइलाइट्स थी बेसिकली, ठीक है, जो मैंने न्यूज़पेपर में भी हाईलाइट किया है, वो इस प्रकार है कि टोटल बायलैटरल ट्रेड की वैल्यू आपको मिल गई 125.6 बिलियन डॉलर्स 2021 में, जिसमें कि इंपोर्ट हमारा जो है वो है लगभग 97.5 बिलियन डॉलर्स। ट्रेड जो है वो फेल हुआ है 92.8 बिलियन 2019 में से लेकर 87.6 बिलियन इन 2020 ऑन अकाउंट ऑफ द पैंडमिक, ठीक है। और ट्रेड जो है वो बूम हुआ है 2021 में विद द रिकवरी इन डिमांड, ठीक है। तो आप देखो ग्राफ कुछ ऐसा है कि 2019 में हम थे 92 पर, ठीक, और 2020 में जो है हम गिरे कितने पर, 87.6 पर, ठीक है, 87.6 पे। और वापस से 2021 में बूम आया कितने का, टोटल हो गया हमारा 125.6 का, ठीक है। तो ये लगभग टोटल ट्रेड की अगर हम बात करें तो है। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि स्टेडी इंक्रीज या स्टेडी डिक्रीज नहीं है। 2019 में जब हम 92 पे थे, हम 2020 में जो है कम हुए, लेकिन 2021 में हम वापस से इंक्रीज किए विद द इकोनॉमी रिकवरी। और ये फिगर्स जो हैं ये बायलैटरल ट्रेड को लेकर के हैं, इंडिया और चाइना को लेकर के हैं, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस की बात करें तो इंपोर्ट जो है वो हायर थे, वो ज़्यादा थे 30% में 2019 की अपेक्षा, जबकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है चाइना को लेकर के वो 28.1 बिलियन ही था, ठीक है, जो कि 56% तक जो है एज मच एज 56% अप हुआ है लगभग 2 सालों में। और ट्रेड डेफिसिट जो है अगर हम देखें लास्ट ईयर की अपेक्षा तो वो 69.4 बिलियन डॉलर्स पर पहुंचा है बाय दी 22% फ्रॉम द प्री पैंडमिक फिगर इन 2019। और ब्रेकअप ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसको इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है। इंडिया का हाँ बिगेस्ट एक्सपोर्ट जो है वो चाइना है लगभग रिसेंट ईयर्स में, और वो जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ये रिसेंटली देखा गया वो प्रोडक्ट्स हमारे हैं आयरन ओर, कॉटन और अन्य रॉ मटेरियल बेस्ड कमोडिटीज़, ठीक है। हालांकि इंडिया ने जो चीज़ें इंपोर्ट की हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, मैंने पहले भी बताया, पहली चीज़ तो हमारी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी है, और दूसरी चीज़ हमारी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, पिछले 2 सालों में देखा गया है। और इतना ही नहीं, अ रेंज ऑफ मेडिकल सप्लाईज और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो हैं, PPEs किट से तक के जो हैं वो भी देखे गए। हालांकि इंडिया जो है लगातार ये भी कोशिश कर रहा है कि हम अपने यहाँ खुद से ही क्यों ना मैन्युफैक्चर करें, इंडिजीनियस चीज़ों पर काम कर रहा है, बट हाँ एक बड़ी तादाद में, एक बड़े अमाउंट में हम ये चीज़ें चाइना से भी प्रोक्योर करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो है वो वॉल्केनो से रिलेटेड है,
देखिए एक डिस्टेंट अंडर सी वॉल्केनो इरप्ट हुआ है जिसने कि एक पुश दिया है किसे, दी डेंजरस सुनामी वेव्स को, और ऐसी सुनामी वेव्स जो कि शोर्स तक पहुंची हैं। ठीक है, ये वॉल्केनो है हमारा हुंगा वॉल्केनो के नाम से जाना जाता है। ये हुंगा वॉल्केनो जो है ये इरप्ट हुआ है रेगुलरली ओवर दी पास्ट फ्यू डिकेड्स। ठीक है, और इसमें जो है दो स्मॉल अनहिबिटेड आइलैंड्स आते हैं। पहला है हमारा हुंगा हपाई और दूसरा है हुंगा टोंगा। ठीक है, और इनकी जो वो है वो लगभग 100 मीटर अबव सी लेवल है। ये 65 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ दी टोंगाज कैपिटल नुकोल्फा। अब आपसे मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, आप मुझे इसकी लोकेशन बताओगे। हर बार मैं आपको लोकेशन बताती हूँ, राइट? आप अब मुझे इसकी लोकेशन बताओगे कि ये किधर दिखता है, किधर सिचुएटेड है, किस देश के पास सिचुएटेड है। एक हिंट मैं दे देती हूँ आपको कि न्यूजीलैंड के आसपास है, बट फिर भी इसकी लोकेशन से रिलेटेड फटाफट से अगर आपको नहीं पता है तो इसको पॉज करिए और गूगल करके मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में। ठीक है, अच्छा, ये भी कहा गया कि जो वेव्स थी जो कि मैसिव वॉल्केनो की वजह से जो हाइड हुई पड़ी थी वो लगभग 1800 मीटर हाई और 20 किलोमीटर्स वाइड वेव्स लगभग देखी गई। काफ़ी नुकसान भी हुआ है, और जो इवेंट्स हुए 2009 से लेकर 14-15 तक के, जिसमें कि हॉट जेट्स ऑफ मैग्मा जो हैं वो इरप्ट होते रहते थे, एक्सप्लोड होते रहते थे। लेकिन जो जनवरी 2022 का इवेंट है ये काफ़ी, जो इसमें इरप्शंस थे वो काफ़ी डिफरेंट थे। जो इरप्शंस थे वो स्मॉल थे, ड्वार्फ थे एज कंपेयर टू दी जनवरी 2022 वाले इवेंट में। यानी इस वर्ष जनवरी 2022 में अभी जो कांड हुआ है वो काफ़ी मैसिव था, वो काफ़ी खतरनाक भी था। ठीक है, रिसर्चर्स ने ये सजेस्ट किया है कि ये वन ऑफ द मैसिव एक्सप्लोजन था वॉल्केनो का, और इसमें जो है इतनी कैपेबिलिटी थी कि ये 1000 ईयर्स तक जो है रफली जो है इसको जो है मैसिव एक्सप्लोजन्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, कि भाई पिछले 1000 वर्षों में से में से ये एक था अमंग दी मैसिविटी या अमंग दी वायलेंस क्रिएशन अगर हम कहें तो। ठीक है, अब इसका जो इम्पैक्ट है इरप्शन का उससे क्या होगा। सबसे पहले तो जो ऐश प्लूम है, ठीक है, वो ऑलरेडी 20 किलोमीटर हाई तक थी। दूसरी चीज़, ये इतना ज़्यादा स्प्रेड हुई है कि ऑलमोस्ट कंसेंट्रिकली अगर देखा जाए तो लगभग डिस्टेंस ऑफ 130 किलोमीटर्स जो है वो कवरेज किया गया है वॉल्केनोस के दूर तक। ठीक है, और ये जो है एक प्लूम बनाता है 260 किलोमीटर डायमीटर का, बिफोर इट वॉज डिस्टॉर्टेड बाई दी विंड। मतलब कि विंड का तो इफेक्ट बाद में, उससे पहले ही देख लो आप कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, राइट? और ये इरप्शन जो है इसीलिए ये सुनामी प्रोड्यूस करने में सक्षम था थ्रू आउट टोंगा एंड नेबरिंग फिजी एंड समोआ। ठीक है, शॉक वेव्स जो हैं इनकी वो ट्रांसफर्स हुई हैं थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक, और उनको देखा भी गया है, रिकॉर्ड भी किया गया है न्यूजीलैंड तक भी, अप टू सम 200 किलोमीटर्स अवे। और ये सारी ही साइन ये सजेस्ट करती है कि हुंगा क्लाड्रा जो है वो फाइनली अवोकन हो गया है, जो वॉल्केनो था वो अवोकन स्टेट में आ गया है। आपसे मेरा यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि क्यों ये इतना एक्सप्लोजिव है जबकि ये पानी के अंडर है। बीइंग अंडर वाटर, वाई इट इज सो एक्सप्लोजिव। ठीक है, तो इसका कोशिश करिएगा मुझे आंसर देने की, क्योंकि हो सकता है मेंस 2022 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करिए, कुछ भी लिखिए बट लिखिए ज़रूर, कोशिश ज़रूर करिए मुझे बताने की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये इतना बड़ा हुआ कैसे, इसको समझते हैं। तो देखो, जो क्लैड्रा है उसका जो क्रेटर है वो डिप्रेशन जैसा है अराउंड 5 किलोमीटर्स तक। ठीक है, और छोटे छोटे जो इरप्शंस होते आए हैं जैसे 2009 में, 2014-15 में, वो जो है मेनली जो है वो एज के आसपास हुए हैं। ठीक है, जो क्लैड्रा का एज है उसके आसपास हुए हैं। हालांकि जो बड़े हैं वो क्लैड्रा इटसेल्फ से आए हैं। ठीक है, अब ये जो बड़े इरप्शंस थे ये इतने बड़े थे कि ये एट द टॉप ऑफ द इरप्टिंग मैग्मा जो है वो कोलैप्स होकर के इनवर्ड ही आ गया, और ये और ज़्यादा डीप करता गया क्लैड्रा को। ठीक है, और अगर हम देखें पास्ट इरप्शंस की केमिस्ट्री को तो हम यही समझेंगे कि स्मॉल इरप्शंस जो हैं मैग्मा वाले वो हमेशा यही रिप्रेजेंट करते हैं कि जो मैग्मा है, इनसाइड मैग्मा जो है वो स्लोली रिचार्ज हो रहा है, वो स्लोली अपने आप को जो है रिचार्ज कर रहा है एक बड़े एक्सप्लोजन के लिए, एक बिग इवेंट के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा ये वॉल्केनो से रिलेटेड पूरा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंटरफेथ मैरिजेस पर है।
ठीक है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि यार इंटरफेथ मैरिज क्या होती है। तो देखो, जो इंटरफेथ मैरिज है उसे हम मिक्स्ड मैरिज भी कहते हैं, और ये मैरिज ऐसी मैरिज होती है जिसमें जो दोनों ही स्पाउस हैं, बेसिकली दोनों ही पार्टनर्स हैं, वो डिफरेंट रिलीजन्स के होते हैं। ठीक, अब होता क्या है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि इंटरफेथ मैरिजेस चूज करते हैं, लव उनका जो है प्यार मोहब्बत जिसे हम कहते हैं वो सोल मोटिवेशन होता है, राइट। और रिलेशनशिप जो है उनके लिए इंडिविजुअल कंपैटिबिलिटी पर बेस्ड होती है, न कि धर्म आधारित होती है। यानी कि अगर दो व्यक्ति भिन्न भिन्न धर्म के हैं, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, बी इट व्हाटएवर, तो उनके बीच की अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी है, उनके बीच अगर प्यार मोहब्बत है, तो वो आगे परस्यू करते हैं मैरिज को, और उस मैरिज को हम इंटरफेथ मैरिज कहते हैं। भारत में इंटरफेथ मैरिज का क्या मतलब वो है, आधार है, तो ये भी समझ लेते हैं। देखिए, इंडिया में हमारे एक राइट है, राइट टू मैरी या राइट टू मैरिज जिसको हम कहते हैं, और ये अधिकार आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, ठीक है, राइट टू लाइफ बेसिकली कहते हैं उसको, आर्टिकल 21 के अंदर जो है ये आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, यानी आपको अधिकार है अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का। आर्टिकल 21 ये अधिकार आपको पारित करता है, ग्रांट करता है। ओके, दूसरी चीज, ये एक यूनिवर्सल राइट भी है जो कि हर किसी के पास है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वॉन्ट्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कुछ भी हो, ठीक है, कि आपके पास ये अधिकार है कि भाई आप अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हैं। हालांकि जो फोर्स मैरिजेस होती हैं उस केस में ये इलीगल होता है, इनवैलिडेटेड होता है, जहां की डिफरेंट पर्सनल लॉज ऑफ मैरिज जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, विथ अ राइट टू मैरी रिकॉग्नाइज्ड अंडर वेरियस रिलीजियस लॉज। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, शरीयत एक्ट है, ये तमाम एक्ट्स ऐसी हैं जिनके तहत कि इनके अपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। लेकिन हाँ, इन सब एक्टों से ऊपर जो है सर्वप्रथम हमारा आर्टिकल 21 आता है जो कि राइट टू मैरी का अधिकार हमें देता है। ठीक है, और देखिए, एक पेटिशन जो है मूव की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि ये बोला गया है, ये निवेदन किया गया है सुप्रीम कोर्ट से, टू स्ट्राइक डाउन ऑफ दी सेवरल प्रोविजंस अवेलेबल इन सच लॉज और एक्ट्स। ठीक है, एक स्टोरी भी दी गई है यहाँ पर, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको स्टोरी नहीं समझा रही हूँ क्योंकि स्टोरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो मुद्दा है वो। ठीक है, तो स्टोरी हाईलाइट कर दी है मैंने, नंदनी प्रवीण की भी स्टोरी है यहाँ पर। ठीक है, और आफरीन, मिसेस आफरीन जो है बेसिकली तो उनकी स्टोरी है, तो आप पढ़ लीजिएगा आराम से। लेकिन हम इसका जो दूसरा पर्सपेक्टिव है जो कि हमारे एग्जाम में पूछ सकता है, हम उसे कवर कर रहे हैं। अब बात आती है SMA यानी स्पेशल मैरिज एक्ट की। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात करते हैं। इस एक्ट को इसलिए इनैक्ट किया गया था टू फैसिलिटेट द मैरिज ऑफ कपल्स प्रोफेसिंग डिफरेंट फेथ्स एंड प्रेफरिंग अ सिविल वेडिंग। ऐसे लोग जो अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, अगर उन्हें विवाह करना है और वो अपने आप को सिविल वेडिंग के अंदर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान हुआ। ठीक है, रिलीजियस कन्वर्जन्स का मुद्दा यहाँ पर आता है। रिलीजियस कन्वर्जन ये है कि वन ऑफ द ये एक जो है बहुत ही ये कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट इशू है इंटरफेथ मैरिज से रिलेटेड। ठीक है, और क्या होता है कि वेरियस रीजंस दिए जाते हैं लोगों द्वारा टू कन्वर्ट देयर रिलीजन। ठीक है, पहला रीजन जो रहता है वो होता है वॉलंटरी कन्वर्जन से, यानी कि आपको अधिकार, फ्री चॉइस है कि आप कोई सा भी रिलीजन चूज करो, कोई सी भी बिलीफ चूज करो, राइट। और ये भी हमारे एक तरह से फंडामेंटल राइट के अंदर आ जाता है। लेकिन जब बात आती है फोर्सफुल कन्वर्जन्स की, किसकी? फोर्सफुल कन्वर्जन की, जो कि ऐसे कन्वर्जन्स होते हैं जिसे फोर्स करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत, इंड्यूसमेंट के तहत, कोअर्शन के तहत जो है संभव किया जाता है, उन्हें हम फोर्सफुल कन्वर्जन कहते हैं। उन्हें हम ज़बरदस्ती धर्म का जो वो है दूसरा धर्म अडॉप्ट करने का जो प्रक्रिया है वो कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो कन्वर्जन होता है वो है मैरिटल कन्वर्जन्स। ठीक है, मैरिटल कन्वर्जन्स क्या हैं? सिंपली मैरिटल कन्वर्जन्स हैं ड्यू टू मैरिजेस। अब इस केस में, ड्यू टू मैरिज केस में अगर हम देखें तो इसमें भी कंट्रोवर्सी आ जाएगी। इसमें कंट्रोवर्सी ये आ जाएगी कि मैक्सिमम केसेस में जो महिलाएं होती हैं शादी के उपरांत, उन्हें अपना
जो धर्म है उसको परिवर्तित करवाना पड़ता है, उसको कन्वर्ट कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अ हिंदू वुमेन इफ़ मैरिंग टू अ मुस्लिम गाय, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि उस हिंदू वुमेन को मुस्लिम रिलीजन जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है, दो इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट येस जो उस प्रकार के कन्वर्जन्स होते हैं वो मैराइटल कन्वर्जन्स कहलाते हैं। और चौथा जो ऑप्शन हमारे पास है वो है कन्वर्जन फॉर कन्वीनियंस, लोग अपनी कन्वीनियंस के अनुसार जो है वो खुद को कन्वर्ट करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में एक पॉलिटिकल इशू हुआ था, अगर आपको इसका थोड़ा भी आइडिया है तो बताइएगा। एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपना कन्वर्जन किया है, ठीक है, टू फॉर द इलेक्शन पर्पस बेसिकली, और उन्हें जो है एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत भी समझा जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बस हिंट दे रही हूँ, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं वो क्या था, क्योंकि अभी बहुत रीसेंट का जो वाक़या है ये है, ठीक है। तो फटाफट से मुझे बताइए कि कौन थे वो व्यक्ति और किस धर्म से कौन से धर्म में उनका कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जब इस मुद्दे को लेकर आते हैं तो पहला तो हमारा आर्टिकल 21 सबसे आगे रहेगा, जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का वास्ता देता है, ठीक है। तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने इंडिया में जो है ये रूल किया है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास उसका अपना राइट है कि वो चाहे जिससे भी विवाह करे, वो उसकी चॉइस होगी, और ये एक फंडामेंटल राइट है जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते, चाहे कोई भी कास्ट हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। दूसरी चीज़, हादिया केस आया था एक 2016 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो वो कौन सा केस था जिसके तहत राइट टू मैरी को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर इंक्लूड किया गया? वो था हमारा हादिया केस। ये ध्यान रखिएगा, मेंस में इसको आप यूज कर सकते हैं, ओके। जो हमारा दूसरा मुद्दा है आर्टिकल 25 को लेकर के, तो आर्टिकल 25 जो है वो एक टर्म की बात करता है, प्रोपगेट जिसको बोला जाता है, ठीक है। प्रोपगेट का मतलब ये है टू प्रमोट या टू ट्रांसमिट, या फिर मेरली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर ये अधिकार, ये क्वेश्चन उठता है कि वेदर राइट टू कन्वर्जन जो है वो भी आता है अंडर द राइट टू प्रोपगेट एनी रिलीजन। क्या ये भी फंडामेंटल अधिकार है? क्या ये भी फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है टू डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉज, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर कहीं भी ये एक्सप्रेस नहीं किया गया है प्रोविजन फॉर कन्वर्जन्स, ठीक है, कि क्या वो प्रोविजन होने चाहिए, क्या वो प्रावधान होने चाहिए जिसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताए कि भाई इस अधिकारों के तहत आप कन्वर्जन करा सकते हैं। ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। और प्रोपोनेंट्स हैं बहुत सारे ऐसे जो ये कंटेंशन रखते हैं कि भाई राइट टू कन्वर्जन के हम फेवर में बात करते हैं, और राइट टू कन्वर्जन जो है आर्टिकल 25 के अंदर भी इमर्ज किया जा सकता है एज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कि हाँ मेरा मन कर रहा है कि मैं अन्य धर्म को फॉलो करूं, मेरा मन कर रहा है मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करूं, तो ये मेरा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस होना चाहिए और मैं उसको फॉलो कर सकता हूं, ठीक है। तीसरा जो मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को लेके आता है वो होता है राइट ऑफ वुमेन से रिलेटेड। तो देखिए, किसी भी इंडिविजुअल को अगेन ये एब्सोल्यूट राइट है कि वो अपना लाइफ पार्टनर चुने, राइट। ये हदिया केस हमें बता देता है। दिस कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द मैटर्स ऑफ फेथ। अगेन जो यहाँ पर परसेप्शन ली जाती है ऐसी मैरिजेस की, वहाँ पर मेल्स के लिए तो ये ओके होता है, लेकिन फीमेल्स के लिए ओके नहीं किया जाता है, ठीक है। और जब भी इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक महिला को जो है एक अनइवन प्रेशर रहता है कि वो अपना धर्म परिवर्तित करें, और ये जो पूरा मुद्दा है ये कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करता है जेंडर रिस्पॉन्सेस के तरफ, सोसाइटीज़ के तरफ, शादियों की तरफ, जहाँ पर किसी भी महिला को जो है अंततः अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ता है शादी के उपरांत। वहाँ पर इक्वालिटी नहीं देखी जाती है, और ये मुद्दा प्रश्न के लायक है, ये मुद्दा प्रश्न करता है, और जो है ये पूरा जो ये कह सकते हैं कि जो पूरा इशू है इस पर जो है लॉज भी बनने चाहिए, ठीक है। तो ये था, ये पूरा हमारा इंटरफेथ आर्टिकल से रिलेटेड पूरा जो टॉपिक था आज का, ठीक है। इसमें जो स्टोरी दी है वो आप ज़रूर पढ़िएगा मिसेस आफरीन की, थोड़ा सा आपको और डीपली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ खास खबरें। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डेली #CD रिचुअल्स के लिए,
और हाँ, यदि आपको ये जो हमारा न्यूज़ कवरेज है करंट अफेयर्स ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें लिखकर बताएं जो भी आपके फीडबैक हैं। और अपना राइटिंग प्रोसेस जो है, मैं बार बार कहती हूँ, उसको जो है ज़रूर डिस्प्ले करिए। इससे पहले भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था करेंसी स्वैप के ऊपर, उसको भी आपने उस पर जो है कुछ खास जो है आप अपना लिख कर बता सकते हैं, क्योंकि देखिए ये वो प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और एग्जाम की तैयारी एग्जाम से एक दिन पहले नहीं होती, ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम किसी भी एग्जाम के लिए अपने आप को फुल्ली फाइनली प्रिपेयर्ड रखते हैं। ठीक है, तो फटाफट से जो है अपना कमेंट बॉक्स खोलिए और जो भी मैंने क्वेश्चंस आज पूछे हैं आपसे उसका जो है रिप्लाई करिए। और हाँ, जो ये लास्ट आर्टिकल हमने पढ़ा था इंटरफेथ मैरिजेस का, इसको लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप क्या वे फॉरवर्ड सजेस्ट करते हो, प्लीज़ लिखकर हमें बताना। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच गाइज।